आज अर्चना जी बहुत खुश हैं। उनके बेटे अनुराग की शादी तय हो गई है। इधर प्रियांशी भी फूले नहीं समा रही। अब घर में भाभी आ जाएगी तो उसकी पक्की सहेली बन जाएगी। बहुत प्यार से रहेंगे। यही सोच सोच कर न जाने कितने ख्वाब बुन डाले। अर्चना जी फोन पर डेकोरेशन वाले को समझा रही थी, भैया मुझे बेटे की शादी का सारा डेकोरेशन ताजे फूलों का चाहिए। तुम लोग प्लास्टिक के फूल लाकर नहीं लगाना और रोशनी इतनी करना कि सारा शहर देखे। धीरे धीरे शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अर्चना जी ने प्रज्ञा की माँ से पूछकर सब कपड़ा गहना आदि की सूची बना ली और बोली, लहंगा तो हमारी तरफ से दिया जाएगा तो प्रज्ञा को प्रियांशी के साथ भेज देंगे। उसे जो पसंद आए वो लहंगा हम उसे दिलवा देंगे। तब प्रज्ञा बोली, नहीं माँ, मैं तो डिजाइनर लूंगी। इसके लिए मुझे सूरत जाना पड़ेगा और फिर प्रियांशी वहाँ जाकर क्या करेगी? उसका समय खराब होगा। एक काम करते हैं, मैं अपनी सहेली को लेकर जाऊंगी जो सूरत में ही रहती है। और वैसे भी आप लोग यहाँ 8-10 हजार का लहंगा दिलवाएंगी। मेरा लहंगा तो 1 लाख से नीचे का नहीं होने वाला। इसलिए आप लोग मेरी शॉपिंग की टेंशन ना लें तो ही ठीक रहेगा। अपनी होने वाली बहू की बात अर्चना जी को कुछ अच्छी नहीं लगी, मगर फिर भी नए रिश्ते थे इसलिए चुप रह गई। फिर धीरे से बोली, ठीक है बेटा, शादी तुम्हारी है, मर्जी भी तुम्हारी चलेगी। वो तो बस हम चाहते थे। आगे कुछ बोलती उससे पहले ही प्रज्ञा बोल पड़ी, आंटी जी चाहते तो मेरी भी हैं, इसलिए मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप मेरी बात मान लेती तो। अर्चना जी ने हाँ में सिर हिला दिया। एक दिन अर्चना जी सामान की तैयारी करते करते अपनी बेटी प्रियांशी से बोली, बेटा ज्यादातर सामान तो तुम्हारी भाभी ही खरीद रही है, मगर हमें सुहाग का चूड़ा तो खरीदना होगा और हमें उसकी कलाई का नाप भी नहीं पता। एक काम करो, आज शाम को कॉलेज से सीधा उसके घर चले जाना और वहाँ से एक चूड़ी नाप के लेकर आना। प्रियांशी ने चुपचाप अपनी माँ की बात मानते हुए वैसा ही किया। वो प्रज्ञा के घर पहुंची जहां पर उसकी अच्छी खातिरदारी हुई। अंकल आंटी ने उसे बड़े प्यार से बिठाया और चाय नाश्ता कराया। तब प्रियांशी ने प्रज्ञा की माँ को बोला कि भाभी के नाप की चूड़ी चाहिए थी, आज मिल जाती तो हमें खरीदारी में आसानी हो जाती। तब सुनैना जी बोली, हाँ बिल्कुल, जाओ उसके कमरे में चली जाओ और ले आओ, तब तक रसोई संभाल लेते हैं। प्रियांशी इतने बड़े घर को देख सच्चाई सी थी, फिर भी हिम्मत करके प्रज्ञा के कमरे में पहुंची। देखा तो कमरा कीमती वस्तुओं से सुसज्जित था। सुंदर गोलाकार पलंग जिसकी शोभा महंगे गद्दे, चादर, तकिए के कवर बढ़ा रहे थे। अलमारियां जिनमें महंगे महंगे कपड़े टंगे झूल रहे थे। सब कुछ इतना आलीशान और सुंदर जैसे कोई परियों का देश, जिसे देखकर प्रियांशी की आंखें चमक उठी। तभी प्रज्ञा उससे बोली, कभी देखा नहीं होगा तुमने इतना आलीशान कमरा। जी भाभी, वो क्या कर रही हो? जब सुंदर है तो बोल दो। हाँ भाभी, आपका कमरा बहुत सुंदर है। अच्छा, कोई काम था? थोड़ी बेरुखी से प्रज्ञा बोली, वैसे आपकी घड़ी बहुत सुंदर है, बिल्कुल ऐसी ही मैंने भी लेने की सोची थी। अरे मैं तो भूल ही गई। हाँ भाभी, वो आपकी चूड़ी का नाप चाहिए था। तभी उसने एक सोने का कड़ा निकाल कर उसके हाथ में रख दिया। अरे नहीं भाभी, सोने का नहीं, कांच की चूड़ी चाहिए। कांच की चूड़ी वो तो मिलना बड़ा मुश्किल है, इसे ही ले जाओ। चाहो तो तुम अपने पास ही रख लेना। नहीं नहीं, मैं इसे क्यों रखूंगी? कृपा करके मुझे आप कांच की या आर्टिफिशियल चूड़ी दे दीजिए। घबराते हुए बोली, मेरे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं मिलती, मैं डायमंड, प्लेटिनम, गोल्ड ही लेती हूँ। तो लाइए, आपके कड़े का मैं ड्राइंग बना लेती हूँ ताकि हमें लाख का चूड़ा खरीदने में आसानी हो।
लाख का चूड़ा, वो क्या होता है? प्रज्ञा ने बड़े आश्चर्य से पूछा। वो शादी में हमारी तरफ से सुहाग का चूड़ा चढ़ेगा ना भाभी? मतलब तुम लोग मुझे गोल्ड डायमंड नहीं देने वाले हो, नकली पहनाओगे? घर चूड़ी का नाप लेने गई है। मगर भाभी का सवाल सुन सकपका गई। भाभी वो सब मुझे नहीं पता, मैं तो माँ के कहने पर यहाँ आई थी। मैंने ये ड्रा बना लिया, अब मैं चलती हूँ, बोल जाने लगी। अरे रुको, तुम्हें घड़ी बहुत पसंद आई है ना? भाभी बहुत अच्छी है, मैंने ऑनलाइन देखी थी मगर बजट के बाहर थी इसलिए नहीं खरीदी। अरे तो तुम रख लो इसे, पहली बार मुझसे मिलने आई हो, लो मेरी तरफ से गिफ्ट। उतारकर घड़ी प्रियांशी को दे दी। मगर भाभी इतनी महंगी, अब अगर मगर मत करो, मैंने दे दिया तो दे दिया, देने के बाद मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं, इतराते हुए बोली। न चाहते हुए भी प्रियांशी घड़ी लेकर चुपचाप अपने घर आ गई और अपनी अलमारी में एक तरफ रख दी, क्योंकि जिस तरीके से वो घड़ी दी गई थी उसमें कहीं से भी मान सम्मान नहीं झलक रहा था, दिखाई दे रहा था तो सिर्फ उड़ाया गया मजाक, उसकी गरीबी का मजाक। कुछ ही दिनों में भाई की शादी हो गई, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। आज अर्चना जी ने बहू की पहली रसोई का खाना खाने के लिए कुछ लोगों को बुलाया था। तभी अर्चना जी बोली, जाओ प्रियांशी, अपनी भाभी को बुला कर लाओ। प्रियांशी प्रज्ञा के कमरे में पहुंची। दरवाजा खुला हुआ था तो सीधा अंदर आ गई। आकर वो खड़ी ही हुई कि पीछे से प्रज्ञा चिल्लाई, प्रियांशी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे मेरे कमरे में आने की? भाभी वो माँ ने आपको नीचे बुलाया है, बस वही बोलने आई थी। तो तुम्हारे हाथ में मेरा ये नेकलेस क्या कर रहा है? वो भाभी जमीन पर पड़ा था तो मैंने सोचा उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दूं। हकलाते हुए बोली, रहने दो, खूब समझती हूँ तुम्हारे बहाने। अगर मुझे वॉशरूम से निकलने में 2 मिनट और लग जाते तो तुम मेरा कीमती डायमंड का नेकलेस लेकर चंपत हो जाती। नहीं नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस खूब जानती हूँ तुम जैसे लोगों को, जो मौका मिला नहीं कि कीमती चीजों को हड़प लेते हैं। एक बार तुम्हें अपनी घड़ी क्या दे दी, तुम तो अपना हक ही समझ बैठी। ध्यान से सुनो, वो घड़ी मेरे लिए पुरानी हो चुकी थी, मैं अपनी बाई की बेटी को देने वाली थी कि तुम आ गई। सोचा उसे तो कीमती सामान देती ही रहती हूँ, क्यों ना तुम्हें दे दिया जाए। आखिर तुम मेरी ननद जो ठहरी, मगर तुम कभी भी ये मत समझना मैं तुम्हारी भाभी हूँ तो तुम मुझ पर हक जमा लोगी, मेरे सामानों को ननद होने की हैसियत से ले लोगी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दब जाए। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ये कमरा, यहाँ रखा सारा सामान मेरा है, कभी अपना समझने की गलती ना करना। प्रज्ञा ने गुस्से से कहा। बेचारी प्रियांशी अपना सब मुँह लेकर वापस रसोई में आ गई। उसका लटका हुआ चेहरा देख अर्चना जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तेरी भाभी तैयार हुई या नहीं? उसने सारी बात छुपाते हुए माँ से कहा, हाँ माँ, तैयार होकर बस आ रही है। प्रज्ञा और अनुराग की शादी कुछ दिन पहले ही हुई है। वे लोग शादी के तुरंत बाद ही हनीमून पर चले गए थे, इसलिए नई बहू की रसोई पूजन नहीं हुई थी। तो आज अर्चना जी ने सोचा शुभ मुहूर्त है, क्यों ना बहू से कुछ मीठा बनवा लिया जाए, बस इसलिए वे उसे बुलवा रही थी। इतने में प्रज्ञा आ गई। आओ बहू, देखो खाना सारा बन चुका है, बस तुम खीर में चीनी डाल दो और थोड़ा सलाद काट दो। तब तक प्रियांशी खाना टेबल पर लगा देगी और प्रियांशी तुम्हारी खाना लगाने में मदद कर देगी। तुम बस अपने हाथों से खाना परोस देना। ताई, ताऊ जी, बुआ जी, सबका परिवार आया हुआ है। अपनी सास की बात सुनते ही प्रज्ञा जोर से चिल्लाई, मम्मी जी, मुझे समझ नहीं आता, आपको इतना एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? आप मुझसे कह देती, मैं पूरा खाना बना लेती। ये खीर में चीनी डाल दे, सलाद
काट दे, मैंने कुकिंग क्लासेस ले रखी है। आप कहती मैं सब कुछ बना देती, पर पता नहीं क्या आजकल की सासों को ड्रामा करना होता है महान बनने का कि सब कुछ हमने किया, बेचारी बहू को कुछ नहीं आता। अरे मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाकर भेजा है, पर नहीं, आपको तो सारा क्रेडिट खुद लेना है। उसका कहना इतनी जोर था कि बाहर बैठे सभी लोगों ने सुन लिया। अर्चना जी बहू की ऐसी बातें सुन सन्न रह गई। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि नई बहू इस तरीके से उनकी बेइज्जती करेगी, वो भी परिवार के सामने। मगर वे बड़ी थी, बेटे के खातिर मजबूर भी थी, इसलिए चुप रह गई और बाहर आकर सफाई में बोली, अरे अभी कुछ देर पहले ही वापस आई है, थक गई है, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ा गई। चलिए हम सब मिलकर खाना खाते हैं। बोल बात को थोड़ा संभाल। अर्चना जी के 2 बच्चे अनुराग और प्रियांशी। अनुराग डी फार्मा करने के बाद एक सरकारी अस्पताल में नौकरी कर रहा था। उस अस्पताल के सीनियर को अनुराग अपनी बेटी प्रज्ञा के लिए भी भाग गया। कुछ चंद मुलाकातों में दोनों का परिचय हुआ। प्रज्ञा को भी अनुराग अच्छा लगा और बात इतनी बड़ी कि शादी तक पहुंच गई। अर्चना जी मिडिल क्लास परिवार से थी। पति के जाने के बाद बड़ी मुश्किलों से दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। छोटी बेटी प्रियांशी एसएससी की तैयारी कर रही थी। अनुराग की नौकरी फिर शादी उसके लिए खुशी की बात थी। एक बार अर्चना जी ने अनुराग से कहा भी था, अच्छे से सोच विचार कर शादी का फैसला लेना, क्योंकि प्रज्ञा एक मॉडर्न परिवार की लड़की है। क्या वो हमारे साथ मिडिल क्लास जीवन में जी पाएगी? क्या तुम उसकी ख्वाहिशें पूरी कर पाओगे? और क्या वो हमारे परिवार के साथ मिलजुल कर रह पाएगी? तब अनुराग ने बोला, अमीर घराने से जरूर है, मगर उसकी सोच बहुत ही जमीन से जुड़ी है। जब मैंने उससे यही सब पूछा तो बोली, ख्वाहिशें तो मेरे पिता ने सब पूरी कर ही दी है। फिर मुझे भी तुम्हारे जैसा पति और परिवार मिलेगा तो मुझे कोई कमी नहीं रहेगी। अर्चना जी ने जब ऐसी बात सुनी तो वे खुश हो गई। सोची, लड़की के विचार अच्छे हैं तो हमारे घर में भी अच्छे से रहेगी। खुद भी 1-2 बार मिली तो लड़की उन्हें व्यवहारिक लगी, मगर अब कुछ ही दिनों से प्रज्ञा के रंग ढंग बदलते नजर आ रहे थे। हर बात पर जवाब देती है, किसी का लिहाज नहीं करती, जो मन में आता बोल देती। सभी सोच रहे थे, अमीर परिवार की लड़की है, परिवार में ढलने के लिए वक्त लगेगा। सोच सब चुप रह जाते। प्रज्ञा की मनमानियां चलती रही। दोनों माँ बेटी उसकी हरकतों से परेशान थी, मगर जाती तो जाती कहाँ, इसलिए चुपचाप जो हो रहा था सहन कर रही थी। एक दिन अर्चना जी के पड़ोस में सत्संग में जाना था। उन्होंने प्रियांशी को बोला और चुपचाप निकल गई। कुछ देर बाद प्रियांशी की सहेली का फोन आया और दोनों में ग्रुप स्टडी करने की बात तय हो गई। अब प्रियांशी ने प्रज्ञा के कमरे में दरवाजा जाकर बजाना ठीक नहीं समझा। पता नहीं किस बात पर भाभी भड़क जाए, ये सोचकर चुपचाप बाहर से ताला लगाकर चली गई, क्योंकि दरवाजा अंदर से खोला जा सकता था, इसलिए चिंता भी नहीं थी। कुछ देर बाद प्रज्ञा ने प्रियांशी को चाय बनाने के लिए आवाज लगाई, मगर जवाब ना आने पर उसने देखा तो घर पर कोई नहीं था। गुस्से में आग बबूला होकर उसने अनुराग को फोन लगा दिया। तुम्हारी माँ बहन 1 नंबर की बदतमीज हैं, घर में बहू को बंद कर मौज मस्ती करने चली गई हैं। तुम इसे परिवार कहते हो? वैसे तो बड़ा कहती फिरती हैं। तुम हमारी बेटी हो, हम किसी ने भी मुझे बताना ठीक नहीं समझा, या फिर उन्हें इतनी भी तमीज नहीं है बोल कर जाएं कि कहाँ जा रही हैं। मगर मुझे बताकर चली जाती तो मैं पैरों में बेड़ियां थोड़ी न बांध देती।
प्रज्ञा की बात सुनकर अनुराग बोला, अब सबके पास चाबी रहती है। तुम्हारे आने से पहले हम कहीं भी जाते थे तो चाबी लगा कर जाते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती होंगी। बात को संभालते हुए, इतनी बड़ी बात है और तुम दोनों को ही सपोर्ट कर रहे हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गुस्से में बोली, अच्छा मैं 1 घंटे में घर आ रहा हूँ, तब आराम से बैठकर बातें करेंगे। बोल अनुराग ने फोन रख दिया। उसे पता था प्रज्ञा को बात का बतंगड़ बनाने की आदत है, जो कि कुछ ही दिन में उसे समझ में आ गया था। अब सारा समय वो यही सोचता रहा कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा मिलेगा। घर पहुंच अब पता नहीं कौन सी गाज गिरेगी। अनुराग घर पहुंचा उससे पहले अर्चना जी घर में पहुंच चुकी थी और बहू की सारी शिकायतें भी सुन चुकी थी। मगर जैसे ही प्रज्ञा ने पति को देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, आपकी माँ को अपनी गलती दिखाई ही नहीं देती। कहती हैं उनका नियम है सत्संग में जाने का, और मैं कमरे में थी इसलिए मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। और तुम्हारी बहन वो तो आवारा गर्दी करती फिरती रहती है, जब मन करता है अपनी सहेलियों के साथ पढ़ाई का बहाना बनाकर मटर गश्ती करने निकल जाती है। मैडम तभी प्रियांशी घर में दाखिल हुई। भाभी आप ये क्या बकवास कर रही हैं? मैं मटर गश्ती करने नहीं गई थी, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ पढ़ाई करने गई थी। हाँ हाँ खूब जानती हूँ, ये पढ़ाई के बहाने घूमना फिरना, चाट पकोड़े खाना और अमीर लड़कों के संग बाइक पर पीछे बैठकर हवा में बाल लहराना। छी, आप भाभी अपनी सोच को बदलिए। आप मुझे जानती कितना हैं जो मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हैं। आज प्रियांशी चुप नहीं रह पाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी जबान खोलने की? तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? गरीब घर की लड़की को इतना मुंह नहीं खोलना चाहिए। शायद तुम्हें पता नहीं, तुम मेरे टुकड़ों पर पलती हो और मुझसे ऐसी बदतमीजी दोबारा मत करना। बोलते बोलते ही उसकी नज़र प्रियांशी के पैरों पर चली गई, जिसे देखकर वो और जोर से चिल्लाई, ओ मैडम आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी कीमती जूती पहनकर जाने की? तभी प्रियांशी ने अपने पैरों की तरफ देखा तो अचरज से बोली, अरे भाभी शायद जल्दी में मैं आपकी जूती पहनकर चली गई। दोनों दिखने में तकरीबन एक सी है ना? एक सी ही है। ये तुम्हारा ठेले से खरीदी हुई 150 रुपए की जूती मेरे 10,000 की ब्रांडेड जूती से किस नज़र से तुम्हें एक जैसे, या कहें अपनी सहेलियों में अपनी धाक जमा रही थी कि देखो मैं ब्रांडेड सामान पहनती हूँ। देखो प्रियांशी, कभी भी अपनी औकात से बाहर मत जाना। हमेशा 100-200 की चीज ही तुम्हारे लिए बनी है, हमेशा इससे ज्यादा का कभी मत सोचा करो। अनुराग एकदम से प्रज्ञा पर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ऐसे बात करने की? अच्छा इतना बुरा लग रहा है तो जाओ अपनी बहन के साथ बैठकर रोना शुरू करो, क्योंकि मैं पापा से बोलकर तुम्हें जॉब के पद से भी हटा दूंगी। फिर बैठकर दोनों भाई बहन कटोरा लेकर मंदिर के बाहर भीख मांगना। और सुनो, अब मुझे तुम्हारी ये माँ और बहन इस घर में बर्दाश्त नहीं होती। इन्हें बाहर वाले कमरे में शिफ्ट करो, वरना मैं मायके चली गई तो लौट कर नहीं आऊंगी। ये दिन रात की किटकिट मुझे पसंद नहीं, इसलिए जल्दी से आप दोनों का बोरिया बिस्तर यहाँ से समेट लीजिए। प्रज्ञा की ऐसी बातें सुन अनुराग घबरा गया और बिना कुछ बोले चुपचाप घर से बाहर चला गया। दोनों माँ बेटी पति पत्नी में होती बात सुन धक रह गई, मगर अब करती क्या? एक माँ बेटे के कैरियर के खातिर चुप रह गई और बाहर के कमरे में शिफ्ट हो गई।
अब तो आए दिन प्रज्ञा दोनों माँ बेटी पर ताना मारती रहती, घर का कोई काम नहीं करती, बैठे बैठे हुक्म चलाती। प्रियांशी को कई बार बुरा लगता, मगर वो भी अपनी माँ और भाई के कारण चुप रह जाती। दिन ऐसे ही निकल रहे थे। एक दिन प्रज्ञा ने अनुराग से कहा, मेरी बहन शिल्पा की शादी तय हो गई है, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, इसलिए मायके जा रही हूँ। तब अर्चना जी बोली, बहू शादी में तो अभी 1 महीना रह गया है, तुम अभी से मायके चली जाओगी? कर दी ना गरीबों वाली बात। अरे हमारे यहाँ लोकल शॉपिंग नहीं की जाती, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। अब ये सब एक दिन में तो होगा नहीं। हाँ, आप लोगों को क्या पता, आप लोग तो कोई भी गलियों से शॉपिंग करते हैं ना। और ऐसा नहीं है कि मैं पूरे 1 महीने के लिए जाकर बैठने वाली हूँ, बीच बीच में आ जाया करूँगी। हाँ, मुझे फ़ोन पर तंग मत करना। बोल प्रज्ञा अपना बैग उठाकर घर से चली गई। कुछ दिन बाद अर्चना जी की ननद और नंदोई घर पर आने वाले थे। यही सोच उन्होंने अपनी बहू को फोन किया, बहू घर आ जाओ, मेरी ननद नंदोई तुम्हारी शादी पर आ नहीं पाए थे, सो अब मिलने आए हैं, तुम घर पर आओगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। अर्चना जी बड़े प्यार से अपनी बहू को बुलाने के लिए फ़ोन करती हैं और उधर से प्रज्ञा का क्या जवाब है, माँ जी आप उन्हें कह दीजिए मेरी बहन की शादी है और मैं नहीं आ पा रही, पर बेटा तुम्हें गए हुए 20 दिन हो गए हैं, एक चक्कर तो घर का लगा जाओ, कुछ नहीं तो इसी बहाने आ जाओ, हमें भी अच्छा लगेगा। ओहो शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मायके के फर्ज भूल जाऊं। और दूसरा, अगर आपको साड़ी, मिठाई, फल वगैरह चाहिए तो मैं भिजवा दूंगी, मगर मुझसे आने की उम्मीद मत करना। वैसे भी ससुराल वालों को यही सब चाहिए होता है, आप इन्हीं सामानों में खुश रहिए ना, क्यों इतना टेंशन लेती हैं। बोल दीजिए बहू व्यस्त है, नहीं आ पा रही, बड़े लोग हैं सब समझ जाएंगे। बोल फोन पटक दिया। अर्चना जी को वैसे ही प्रज्ञा के रंग ढंग पसंद नहीं थे, ऊपर से आज घर आने से मना करने पर वे और गुस्से में लाल हो गई और बेटे अनुराग से बोली, तू अपनी पत्नी से कुछ कहता क्यों नहीं है, हम गरीब हैं पर सम्मान की रोटी खाते हैं, क्यों अपने पैसों का घमंड बात बात पर दिखाना अच्छी बात नहीं है। और तू भी 1 नंबर का झूठा निकला, तूने ये शादी अपनी बड़ी पोस्ट पाने के लिए की, हमें बताया नहीं, आज उसका हर्जाना हमें अपनी इज्जत गंवा कर देना पड़ रहा है। क्या माँ बस भी करो, तुम सारी जिंदगी कपड़े सिलकर क्या ही कर पाई, याद है 2 वक्त की रोटी भी हमें सब्जी के साथ नसीब नहीं थी, आज मैंने घर, गाड़ी, धन दौलत सब कुछ कमाया तो आपको बुरा लग रहा है। और फिर वो गलत क्या कहती है, हम गरीब तो थे मगर अब तो हमारा स्टेटस बन गया है, आप उसके मजे लीजिए, क्यों फालतू एक बात बोलती हैं, 2 बात सुनती हैं। बुआ फूफा जी आ रहे हैं तो उनकी खातिरदारी कीजिए, पहले भी तो वो आपसे ही मिलने आते थे। और दूसरी बात, जब हम गरीबी में थे तो कौन ही बुआ फूफा जी हमारी मदद करते थे, जो हम इन लोगों के बारे में इतना सोचे। अरे जैसे पहले आते थे चाय नाश्ता करा कर भेज देते थे, तो ज़्यादा मेहमान नवाजी करने की भी ज़रूरत नहीं है। बोल अनुराग भी ऑफिस निकल गया। तब बेटी प्रियांशी गुस्से में बोली, माँ हमने कौन से पाप किए जो हमें दिन रात गरीबी होने का ताना दिया जाता है। भाभी होगी अपने घर में अमीर, मगर उसे अपने ससुराल के हिसाब से रहना चाहिए, आखिर वो भी तो मायके में अपनी इज्जत गंवा ही रही होगी। मगर ये बात उन्हें
में कहाँ आती है। पैसों का घमंड जो चढ़ा हुआ है सिर पर। शादी का समय धीरे धीरे नजदीक आ गया। प्रज्ञा घर में थोड़ा बहुत सामान रखने आती और अपने मायके वापस चली जाती। शादी वाले दिन अनुराग ने बोल दिया था, माँ आप लोगों को लेने ड्राइवर पहुँच जाएगा, आप समय पर आ जाना। शाम के 9 बज गए, ना तो गाड़ी थी न ड्राइवर। तब प्रियांशी ने अपने भाई को फोन लगाया। नहीं लगने पर भाभी को फोन लगा दिया और बोली, भाभी भैया ने कहा था कार भेज रहे हैं, कितना समय और लगेगा, जरा पता करके बता दीजिए। प्रज्ञा बोली, ड्राइवर कार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम जैसे भिखारियों के लिए मैं ये फैसिलिटी भी दूंगी? चुपचाप ऑटो करके आ जाओ। अगर उसके पैसे ना हो तो ऑटो वाले से कहना कि दरवाजे पर खड़े गार्ड से पैसे ले ले। मेरा नाम लोगी तो ऑटो वाले का किराया तो वो दे ही देंगे। फोन स्पीकर पर था, जिसे सुन सास को गुस्सा आ गया। अगर अभी नहीं बोला तो अब कभी नहीं बोल पाएंगी। यही सोच अर्चना जी बोली, प्रज्ञा अब बहुत हुआ, तुम अपनी अमीरी अपने पास रखो। जब तुमने और तुम्हारे पापा ने रिश्ता तय किया था तब ये नहीं देखा था हम जैसे गरीब भिखारियों के घर में अपनी राजकुमारी ब्याह रहे हैं। तब तो तुम्हारे मम्मी पापा ने कहा था हमें आपके जैसा सीधा सच्चा परिवार चाहिए ताकि हमारी बेटी सदा खुश रह सके। मगर तुम्हारे पापा ये भूल गए कि उनकी बेटी को प्यार, खुशियाँ, आशीर्वाद नहीं, सिर्फ रुपया पैसा प्यारा है। वो इन्हीं पैसों के घमंड करती रहती है। अपने से बड़े सास रिश्तेदारों की बेइज्जती करती। मगर प्रज्ञा बहू, एक बात याद रखना, ये पैसा तुम्हारा कमाया हुआ नहीं है, तुम्हारे पिता का है। तुम कितना भी उस पैसों पर इतराओ मगर कायदे से उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। तुम जो अपने पापा के पैसों पर इठला रही हो ना, इसका कोई भरोसा नहीं। और ध्यान रखना, समय बदलते देर नहीं लगती। बहू, और तुम्हारे घर की शादी तुम्हें मुबारक। हम दोनों तो नहीं आ पाएंगे, यहीं से तुम्हारी बहन को आशीर्वाद देते हैं, लेना हो तो ले लेना। फोन रख दिया। प्रज्ञा तो महा बेशर्म थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसकी सास ने उसे क्या बोला। वो तो खुशी खुशी अपनी छोटी बहन की शादी में शामिल हुई। अनुराग ने पूछा भी, माँ और प्रियांशी क्यों नहीं आए? तो तब वह बोली, माँ की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं आई। और तुम छोड़ो उन्हें, वैसे भी उनके आने ना आने से हमें कोई क्या फर्क पड़ता है। शादी एंजॉय करने आए हो वही करो। फिर दोनों शादी में व्यस्त हो गए। बहस हो जाने के बाद अर्चना जी बहुत बेचैन बैठी, सोचने लगी आखिर कौन से जन्म के पाप हैं जो उन्हें भुगतने पड़ रहे हैं। एक बेटा बहू मिले, वो भी ऐसे जिनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। बेटे ने माँ की परेशानियाँ नहीं समझी, जाकर पैसों के लालच में जोरू का गुलाम हो गया। बहू इतना प्यार सम्मान दिया, वो अपमान करने से पीछे नहीं हटती, जबकि उसे कोई रोक टोक नहीं, जैसा चाहे अपनी जिंदगी जिए। कभी हमने दखल अंदाजी नहीं की। बालकनी की कुर्सी पर बैठी रो रही थी, तभी पीछे से प्रियांशी ने अपना हाथ उनके हाथों पर रख दिया। माँ चुप हो जाओ बेटा, मुझे बहू से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। सही कहती हो माँ, ऐसा करने का सारा हक तो आपकी बहू का है, जैसे चाहे हम दोनों से बात कर सकती है, हम उसे आईना दिखा नहीं सकते। क्यों? प्रियांशी ने पूछा। बेटा, जो हमारे साथ बुरा करता है, अगर हम भी उसके साथ वैसा ही करने लगे तो हमें और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? माँ तुम्हारी बात सही है,
अर्चना जी के हाथों में चाय पकड़ाते हुए प्रियांशी बोली और पास में एक पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। सच कहती हो, बुरे के साथ बुरा बनेंगे तो हमारा और उनका स्तर एक ही हो जाएगा। हमें अपनी भलाई और अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। दोनों गंभीर मुद्रा में बैठी थी कि अर्चना जी बोली, बेटा 1 साल होने को आए, यहाँ तू मैं खत्म ही नहीं होती। तू एक काम कर, अपनी आने वाली परीक्षाओं पर ध्यान दे। तेरी सहेली सौम्या है ना, उसके साथ हॉस्टल में रहकर तैयारी कर। लेकिन माँ, मेरा यहाँ घर है, होते हुए मैं हॉस्टल में रहूंगी और तुम अकेले रह जाओगी, उसका क्या? तू मेरी चिंता मत कर बेटा। कभी कभी कठिन फैसले लेने होते हैं। यहाँ पर बहू रोजाना ही किचकिच मचाती है। मैं यहाँ रहकर सब संभाल लूँगी। बस तू अपनी पढ़ाई और परीक्षा पर ध्यान दे और मेरी लाज रख ले। तू कुछ बन जाएगी तो मुझे भी इस नरक से बाहर ले चलना। अब मेरा भी यहाँ दम घुटने लगा है। अपनी माँ के चेहरे पर आई बेबसी देख प्रियांशी कसमसा गई। माँ, बचपन से आज तक हम दोनों भाई बहन आपके कहने पर ही चले हैं। आप भी जो चाहते हो वही होगा। मैं कल ही जाकर हॉस्टल में दाखिला लेती हूँ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ। अगले ही दिन सब बातें समझ प्रियांशी चल पड़ी अपना भविष्य बनाने। कुछ दिन बाद प्रज्ञा और अनुराग शादी से फ्री होकर घर लौटे। तब प्रज्ञा ने पूछा, माँ जी, ननंद रानी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही। तब अर्चना जी ने सारी बात बताई। प्रज्ञा भड़कते हुए बोली, ये क्या बात हुई? घर होते हुए भी आपने लड़की को हॉस्टल भेज दिया। देख लिया अनुराग, तुम्हारी बहन को मेरी टोका टाकी के कारण यहाँ घर से गुलछर्रे नहीं उड़ाने पा रही, इसलिए अकेले जाकर रहने लगी। तब अनुराग बोला, माँ, यह क्या बात हुई? आपने लड़की को हॉस्टल भेज दिया, लोग क्या कहेंगे? एक ही शहर में घर होते हुए लड़की अनजान जगह पर रह रही है। साथ में आपको पता है कितना खर्चा होता है, वो पैसा कौन देगा? आप एक काम करो, प्रियांशी को वापस बुला लो। अनुराग अपनी बहन को हॉस्टल से वापस बुलाने को बोल रहा था क्योंकि वो उसका खर्च उठाने में असमर्थ है, या यूँ समझिए उसका ज़्यादा पढ़ना लिखना फालतू लगता है। मगर अर्चना जी ने हड़काते हुए अपने बेटे को बोल दिया, नहीं बेटा, अब प्रियांशी को वापस तो नहीं बुला सकती। और दूसरी बात, पैसों की चिंता तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। सिलाई करके जब मैंने तुम्हें इस काबिल बना दिया कि तुम अपनी माँ को भूल जाओ, तो वही काम मैं अपनी बेटी को इस काबिल बनाऊंगी कि कल को उसकी हालत मेरी जैसी ना हो। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने आत्मनिर्भरता की अहमियत जान ली। आज मैं अपनी बेटी को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ ताकि कोई उसे अपने पैसे रुपयों की धौंस ना जमा सके, चाहे वो उसका पति हो या ससुराल वाले या कोई और। इशारा प्रज्ञा बहू की तरफ था। माँ जी, हम तो आपके भले के लिए कह रहे थे। कुंवारी लड़की को इस तरह आज़ादी देकर अकेला छोड़ना सही नहीं होता। आपको ज़्यादा आत्मनिर्भर आत्मसम्मान की पड़ी है तो करती रहें, बुढ़ापे में उल्टे सीधे काम हमसे कोई उम्मीद मत करिएगा। बोल प्रज्ञा और अनुराग दोनों ही अपने कमरे में चले गए। समय बीतता चला गया। प्रज्ञा और अनुराग अपने दिखावे के जीवन में व्यस्त रहे। कमाना और उड़ाना दो ही काम रह गए थे उनके पास। माँ अर्चना जी ने कई बार कहा, रुपयों पैसों की कद्र करो, जितना खर्च करते हो उतना बचत भी करो। इस पर प्रज्ञा बोली, यह सब फालतू काम आप जैसे गरीब लोगों को शोभा देता है। हम जैसे अमीर लोग तो जितना कमाते हैं उतना ही उड़ा भी देते हैं।
यही हमारी लाइफ स्टाइल है, तभी हम 4 लोगों में अपनी हैसियत का दिखावा कर पाते हैं। आपकी तरह नहीं, एक जोड़ी कपड़े में 50 जगह घूम आती हैं। हमें तो 50 जगह घूमने के लिए ढेरों जोड़ी कपड़ों की जरूरत पड़ती है। प्रज्ञा का घमंड दिन रात बढ़ता ही जा रहा था। अब जब ख्वाहिशें इतनी बढ़ रही थी तो उन्हें पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत भी पड़ती है। अब दिन ब दिन प्रज्ञा अपने मायके में अपने पिता पर दबाव डालने लगी। आए दिन महंगे महंगे बिल सामान मंगाती, शॉपिंग का बिल अपने पिता के खाते में डाल देती। अपने ससुराल में न रहकर ज़्यादातर मायके में पड़ी रहती। यही नहीं, होटल से खाना मंगवा कर खाने का बिल भी बढ़ाती। कई बार उसकी माँ ने कहा, बेटा अब तुझे अपनी ससुराल पर ध्यान देना चाहिए। तू दिन भर यूं मायके में रहेगी तो अर्चना जी क्या सोचेंगी। इस पर प्रज्ञा बोली, माँ पहले तो आपने उन भूखे नंगे लोगों के घर में मेरी शादी कर दी। वहाँ पर मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई सुख सुविधा नहीं। हाँ, आपने मेरे कमरे को मेरे हिसाब से बनवा दिया, मगर मुझे वहाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मुझे तो यहाँ के रहन सहन की आदत है, इसलिए मेरा जब मन करेगा मैं यहीं आकर रहूँगी। और पीहू भी तो आया जाया करती है, आप तो उसे कुछ नहीं कहती, हमेशा मुझे ही सुनाती रहती हो। गुस्से में प्रज्ञा अपनी माँ से बोली। तब प्रज्ञा की माँ बोली, बेटा पीहू अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रम गई है और दामाद जी खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो कभी भी तेरे पापा से मदद नहीं मांगते। यहाँ तो अनुराग हॉस्पिटल में कुछ काम करता नहीं, ऊपर से तनख्वाह के साथ अनावश्यक खर्च भी जोड़ कर दिखाता रहता है। अपने घर जाने के जगह हमारे घर यहीं पड़ा रहता है। वो तो दामाद हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कहते, वरना तेरे पापा ये सब बर्दाश्त करते थक गए हैं। इसलिए कहती हूँ तुम दोनों सुधर जाओ, वरना हमें कोई ठोस कदम उठाने होंगे। माँ, अगर आपने ऐसा कुछ करने की सोची ही तो मैं आप पर केस कर दूंगी और अपने हक की ज़मीन जायदाद, ऑफिस में अपना हिस्सा सब कुछ ले लूँगी। तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं, मैं जो कर रही हूँ वही ठीक है, बोलकर अपने कमरे में चली गई। प्रज्ञा और अनुराग के आचरण से अर्चना जी ही नहीं, उसके खुद के माता पिता भी परेशान थे, मगर करते क्या, बेटी है, खुद ही ने इतना सिर चढ़ाई थी, अब क्या कर सकते हैं, इसलिए कसमसा कर रह जाते। प्रज्ञा बेशर्म बन मायके में बैठी रहती है। माँ के कहने का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। देखते हैं एक दिन छोटी बहन पीहू घर आई। ओ वाह, इतनी सारी शॉपिंग कहाँ जा रही हो? प्रज्ञा ने पूछा। दीदी, मैं और निखिल गोवा जा रहे हैं, पापा ने हमारी टिकट की है, इसलिए थोड़ी शॉपिंग करने आई हूँ। पापा ने कहा था टिकट घर पर रखे हैं, पास में आई थी तो सोचा यहीं से उठा लूँगी। क्या मम्मी, पापा तुझे गोवा भेज रहे हैं और मुझे मुंबई भेजा था? अपनी ही दोनों लड़कियों से भेदभाव? प्रज्ञा बोल ही रही थी, इतने में पिता राम प्रसाद जी घर आए और उसकी बात सुन कर बोले, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। हाँ, मैंने पीहू के लिए गोवा के टिकट करवाए हैं, क्योंकि निखिल ने आज तक हमसे 1 रुपया नहीं मांगा। अपनी शादी का खर्चा भी उसने खुद उठाया, तो उल्टा उसने तो मेरे डूबते हॉस्पिटल में मेरी मदद की। इतना कुछ करने के बाद मैं अगर उन्हें बाहर घूमने भेजता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरी तरफ से कोई भेदभाव हुआ है, क्योंकि तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि जब से अनुराग से तुम्हारी शादी हुई है, जब मर्जी आई तुमने सिर्फ रुपया पैसा ही मांगा, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं था,
क्योंकि अनुराग एक कर्मठ और जुझारू युवक है। वो हॉस्पिटल में मन लगाकर काम करता था, लेकिन पैसों की चमक दमक में उसकी आंखें ही चौंधिया गई। शादी के बाद जैसे उसे जंग लग गई और तुम्हारी तरह अनावश्यक खर्च करने लगा, जिसकी वजह से मेरा हॉस्पिटल बर्बाद होने की कगार पर आ गया। ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि कितनी मुश्किलों से मैं उससे उभरा हूँ। अब मैं तुम्हें और अनुराग को अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ और ऐसा मैं सरकारी कागजों में लिख कर दूंगा, क्योंकि प्रज्ञा अब मुझे तुम जैसे अय्याश लोगों की जरूरत नहीं। अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ मेरे घर से। अपने पिता द्वारा इतनी बेइज्जती प्रज्ञा अपने मायके से ससुराल पहुंची, जहां अनुराग अपने सिर पर हाथ रखे बैठा था। अब तुम्हें क्या हुआ? प्रज्ञा गुस्से में बोली। ऐसा शक्ल क्यों बना रखी है? तुम्हारे लिए ऐसो आराम भरी जिंदगी देने के चक्कर में मैं तो कंगाल हो गया। ना घर का रहा ना घाट का। आज मेरे पास ना कोई काम है ना जमा पूंजी है, और उधर ससुर जी ने मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया है। मेरे पास तो तनख्वाह भी नहीं है कि 2 वक्त की रोटी खा सकूं। अच्छा, मेरी वजह से ये सब हुआ है। जब पैसे थे तब तो तुमने खुले हाथों से खर्चा किया, यहाँ तक कि जुआ सट्टा में भी पैसा लगाया। तब तुम्हारे हाथ नहीं रुके। खेल में तो तुम्हें ही मजा आ रहा था। ऊंची सोसाइटी में जाम से जाम टकराते थे, तब तो तुमने नहीं कहा। प्रज्ञा, तेरी वजह से मैं कितने मजे मार रहा हूँ। बहस धीरे धीरे इतनी तेज हो गई कि कमरे से निकलती आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी। मोहल्ले वाले भी उनकी तू मैं सुन रहे थे। तभी अर्चना जी आकर बोली, तुम्हें लड़ाई करनी है तो थोड़ा धीमी आवाज में कर लो। आसपास के लोग खिड़की में झांक रहे हैं, तुम्हारी बातों का मजा ले रहे हैं। कल बात पूरे मोहल्ले में ताज़ा खबर की तरह फैलेगी और तुम्हारी बातों को मिर्च मसाला लगाकर परोसा जाएगा। माजी, आप तो चुप हो जाएं। हम मियाँ बीवी के मामले में तो बिल्कुल ना पड़े। आइंदा मेरे कमरे में भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रज्ञा अपना सारा गुस्सा अपनी सास पर उतार देती है। दाल रोटी का खर्चा चल रहा था। प्रज्ञा और अनुराग जो दिन रात इतना रुपया उड़ाया करते थे, बेफजूल खर्च किया करते थे, अब कसमसा कर रह जाते। अनुराग नया हॉस्पिटल में नौकरी ढूंढ रहा था और प्रज्ञा अपनी माँ को रोज फोन पर माफी मांगती, मगर माँ अपनी औलाद को बहुत अच्छे से जानती थी। इसीलिए उन्होंने फोन उठाना ही बंद कर दिया, जिसके कारण प्रज्ञा और भी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई। एक दिन खबर आई, प्रियांशी ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और उसे पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई, जिसे सुन अर्चना जी फूली न समाई और उन्होंने पूरे मोहल्ले में इस खुशी में मिठाई बांटी। जब ये बात प्रज्ञा को पता चली तो वो अपने पति अनुराग से बोली, सुनो, तुम्हारी बहन इतनी बड़ी अधिकारी बन जाएगी, फिर हमारे बहुत काम आएगी। हम उसे अपने पास ही रख लेंगे। हर महीने की तनख्वाह के साथ ऊपरी कमाई भी हमारी जेब में आया करेगी। आखिर वो अकेली इतना पैसा कैसे संभाल पाएगी? हम दोनों मिलकर उसका सारा पैसा ठिकाने लगा दिया करेंगे। कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे, बाकी बचे बैंक अकाउंट में जमा कर लेंगे। उस दिन से प्रज्ञा के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। जब भी अपनी सास से बात करती, बड़े प्यार से बोलती। जिस दिन उसे पता लगा ननद आज घर आ रही है, तो वो अपनी सास से बोली, वाह माँ जी, दीदी ने तो कमाल ही कर दिया। अब तो लाखों कमाएंगी। पुलिस विभाग वाले
तो 2 नंबर की कमाई करते हैं। चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अब तो हमारे भी दिन फिर जाएंगे। माँ जी, हम उनका स्वागत ऐसे सूखा सूखा नहीं कर सकते। आज तो मैं खुद अपने हाथों से दीदी की पसंद का मटर पनीर की सब्जी, आलू जीरा मसाले वाली पूड़ी, खीर बनाएंगे। अर्चना जी पूरे 2 साल बाद अपनी बहू के मुंह से फूल झड़ते हुए सुन रो पड़ी और बोली, बहू तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, क्योंकि आज तक तुमने वही किया। मैं तो अपनी बेटी का इंतजार कर रही हूँ, बस उसे देख लूँ जिसे अपने कलेजे पर पत्थर रखकर एक ही शहर में अपने से दूर रखा मैंने। बोलते हुए फपक फपक कर रो पड़ी। इतने में गाड़ी की आवाज़ आई। अर्चना जी आरती की थाल लेकर दरवाजे पर दौड़ी। पीछे से प्रज्ञा और अनुराग भी फूल माला लेकर स्वागत में खड़े थे। प्रियांशी को बड़े मान सम्मान के साथ स्वागत हुआ। खाने पीने में इतनी वैरायटी देख वो दंग थी। एक समय था जो घर में रोटी सब्जी भी सुकून से नसीब नहीं होती थी, वहाँ आज अच्छे अच्छे व्यंजन बनाया गया था। जो भाभी कभी 2 बोल मीठे नहीं बोली, आज उसकी जबान पर मिश्री घुल रही थी। दीदी आप तो कुछ ले ही नहीं रहे, ये लीजिए, खीर आपको बहुत पसंद है ना, आपको तो पूरा खत्म करनी पड़ेगी। बोलते हुए 2 चम्मच उसकी थाली में और रख दिया। प्रियांशी तेरी भाभी ने बड़ी मेहनत से बनाया है, जरा बता तो कैसा बना है, और अगर कुछ और फरमाइश हो तो बता दे, अभी पूरी कर देगी। अपने भाई का बदला स्वभाव देख प्रियांशी बोली, भाई फरमाइश तो मैंने आज तक की ही नहीं, वरना भाई तो अपनी बहनों को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते, और आपने तो हॉस्टल आकर कभी मेरी खोज खबर भी नहीं ली। पूरे 2 साल हो गए आपको राखी और टीका किए हुए, हर बार आपका इंतजार किया मगर आप नहीं आए। अरे बहना, पुरानी बातें छोड़, उस समय मैं व्यस्त था, तू तो जानती है धंधा पानी बंद हो गया। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा हूँ, इतना पैसा नहीं होता तू समझ, मगर अब तू हमारे पास आ गई है, देखना हमारे दिन भी फिर जाएंगे। फिर तू जो कहेगी मैं वो तेरे लिए लाकर तेरे कदमों में रख दूंगा। प्रियांशी एक लंबी सांस भर रही थी। हे भगवान, इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा जितना आज मेरे भाई और भाभी ने बदला है। कल तक मैं उनके लिए कुछ भी नहीं थी और आज सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई हूँ। ये बस इंतजार कर रहे हैं उस सोने के अंडे का जो हर महीने उनके हाथों में लाकर रखने वाली हूँ। तब माँ अर्चना जी प्रियांशी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा तू कैसी है? माँ आज तो मैं भी तेरी वजह से हूँ, जो तेरे लिए हूँ, बड़ी दृढ़ता से प्रियांशी बोली। और अब तुम रोना बंद करो, तुम्हारे खुशियों भरे दिन आ गए हैं। चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। दीदी मैं तुम्हें लेने आई हूँ का क्या मतलब है? अच्छा, हम सबको कहीं घुमाने ले जाने आई हैं। एक काम करते हैं, पार्क चलते हैं, फिर वहीं से आइसक्रीम खाएंगे। बस आप 5 मिनट रुकिए, मैं रसोई साफ कर आती हूँ। थोड़ी देर बाद प्रियांशी अपनी गाड़ी में माँ को बिठा देती है। तभी प्रज्ञा दरवाज़ा खोलने लगी। अरे आप कहाँ अंदर घुसी आ रही हैं? फिलहाल आपकी औकात नहीं सरकारी गाड़ी में बैठने की। ये क्या तरीका हुआ अपनी भाभी से बात करने का? क्या यही संस्कार दिए हैं तुझे हमने? भाई अनुराग तिलमिला कर बोला, हाँ भाई, आप ही के दिए संस्कार हैं, आप ही को लौटा रही हूँ। मैंने घर से जाते समय अपनी माँ को वचन दिया था और अपने साथ हुए हर दुर्व्यवहार का बदला लूँगी। हालांकि माँ हमेशा अच्छे काम करने पर यकीन रखती है, मगर आज मैं बुरे के साथ बुरा करके ही रहूँगी। जैसा मैंने वादा किया था, आत्मनिर्भर बनते ही माँ को अपने साथ ले जाऊंगी। बस वहीं पूरा करने आई थी और आप जैसे लालची भाई भाभी को हमेशा के लिए अलविदा कहने आई थी। बहू याद है ना, मैंने कहा था समय बदलते देर नहीं लगती।
तुम्हारी जिंदगी में आज उस समय आ गया है। आशा करती हूँ इस समय से सबक लोगी और अपनी आने वाली जिंदगी को सुधारोगी, ना कि झूठ लालच से अपनी बनाई इस दुनिया के चक्रव्यूह में फंसी रह जाओगी। प्रज्ञा और अनुराग गाड़ी को जाता देख रहे थे। लालच की यही सजा होती है, किसी को सुकून नहीं मिलता, जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए जितनी चादर उतने पैर पसारिए, अपना मान सम्मान, रिश्ते नाते, परिवार बनाए रखें। इस छोटी सी जिंदगी का यही मूल मंत्र है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो या फिर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहले ही पहुंचती रहे।